हेलो गाइस, आई एम पलक शाह और आज हम लोग बात करने वाले इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई होप आप सब लोग ने कोलिजन, वर्क, पावर, एनर्जी का पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझ लिया रहेगा। एंड सेंटर ऑफ मास स्पेसिफिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है। ये बहुत इजी है, इसमें से 2-3 फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। एंड हम लोग को इधर क्वेश्चन टाइप स्पेसिफिकली क्वेश्चन टाइप्स अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। वो कैसे सॉल्व करना वो अच्छे से पता होगा, देन आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इधर हम लोग लेक्चर में सब टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। सो अच्छे से समझो, अच्छे से सॉल्व करके देखो। एंड कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम या फिर आप कमेंट कर दो, तो आई रिप्लाई, श्योरली रिप्लाई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट वेर होल मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। पूरे जो बॉडी या सिस्टम का जो भी मास है ना, उस पॉइंट पे अज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होने का, मतलब उस पॉइंट पे वो पूरा मास है। उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे और बोलेंगे कि उस पॉइंट पे उसका मास है। करेक्ट, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास उधर ही रहेगा उस पॉइंट पे। बट एक रॉड है या एक रिंग है या दो बॉल रखा है, उनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो पूरे सिस्टम पे, पूरे बॉडी पे डिपेंड करेगा। तो वो ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं वहां पे, मतलब उस पॉइंट पे हम लोग मानेंगे कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और पूरा जितना भी सिस्टम, पूरे बॉडी का मास है उसी पॉइंट पे। उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। सो अभी सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे कि किस बॉडी का कहाँ पे होगा? बहुत ईजी है। नॉर्मली जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रहेगा ना एक ऑब्जेक्ट का, एक बॉडी का, देन वहाँ पे ऑलवेज उनके सेंटर पर ही हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग ने रॉड ले लिया। करेक्ट, इसको रॉड को हम लोग ने 3 पॉइंट्स दे दिया, ए बी एंड सी। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स जितना। अभी मुझे ये चीज बताओ, जो एफ फोर्स लग रहा है वो सिर्फ अभी विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम लोग एक्सिलरेशन ढूंढ सकते हैं। समझो इस पूरे रॉड का मास इज एम, और जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रॉड। तो हम लोग एक्सिलरेशन जो निकालेंगे वो फॉर ए पॉइंट निकालेंगे या सी पॉइंट निकालेंगे? नहीं, हम लोग उसके एक्सिलरेशन जो निकालेंगे ना वो सेंटर ऑफ मास के लिए निकालते, जब भी हमारा पूरा मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी रॉड पे हम लोग को वेलोसिटी ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। तो हम लोग का जो स्पीड रहेगा वो सेंटर ऑफ मास का स्पीड ही लेंगे। हम लोग वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास को एक सिंगल पॉइंट मानते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे। एंड उधर पे जो वेलोसिटी है, जो एक्सिलरेशन है, वो पूरे बॉडी का एक्सिलरेशन है, पूरे बॉडी का वेलोसिटी है, ऐसा अज्यूम करता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फॉर और एक एग्जाम्पल आ जाता है इज आर रिंग का। रिंग में रिंग पूरा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसका मास थ्रू आउट द रिंग। करेक्ट। तो अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रिंग के एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। अभी डाउट आ जाएगा कि रिंग के एग्जैक्टली सेंटर पे तो रिंग का कोई पार्ट ही नहीं है, वो तो ऐसा हॉलो रहेगा, खाली रहेगा बेसिकली। बट ऐसा नहीं है, हमारा सेंटर ऑफ मास इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह हो सकता है बॉडी के। जस्ट उसका क्या होना चाहिए, जो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो इक्वली कॉन्सेंट्रेट एक पॉइंट पे हो रहा है, देन उसका वो सेंटर ऑफ मास हो गया। जैसे इस रिंग में हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा मास, तो इधर इसके सेंटर पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा मास का। तो इसका ये सेंटर हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। और एक एग्जाम्पल, अभी इसी रिंग को हम लोग ने क्या किया, इसका ये सेंटर ऑफ मास था। अभी इसके हाफ में हम लोग ने कुछ शीट या कुछ मास ऐड कर दिया। करेक्ट। तो अभी इसका जो हाफ साइड है, उसके हाफ साइड तो खाली है बट हाफ साइड में एक्स्ट्रा मास आ गया। सो अभी मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इक्वल तो नहीं है। करेक्ट। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा? जहाँ पे हमारा मास ज्यादा है। अभी ये एग्जाम्पल इधर से समझो, अभी हम लोग ने दो ऑब्जेक्ट्स लिया, दोनों ऑफ इक्वल मास। करेक्ट। तो इनका एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा, बट एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग ने ऐसा इंक्रीज कर दिया उसका साइज, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑफकोर्स इसके तरफ जाएगा। करेक्ट। अभी जिस तरफ मास ज्यादा रहेगा उसी तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास से वो पॉइंट रहेगा ना, तभी तो वो इक्वल कर पाएगा सब चीज, सब डायरेक्शन में उसका मास। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर जब हमारा सब जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी सेंटर में तो सबके इससे इक्वल डिस्टेंस पे सब पॉइंट से। करेक्ट। बट इसमें भी देखो, जब हमारा मास सेम है दोनों साइड तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा जो आर आ जा रहा है वो लेंथ। बट जब हमारा एक साइड का मास इंक्रीज हो जा रहा है तो वो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो भी जिधर मास ज्यादा है उधर इंक्लाइन होता जाएगा, उस साइड ज्यादा दिखेगा हमें।
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये इमेजिन ही कर लो ना आप, जब एक छोटा ऑब्जेक्ट है एंड एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उनका सेंटर ऑफ मास ऑफकोर्स बड़े ऑब्जेक्ट के नजदीक ही रहेगा। ये इमेजिन भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी ये रिंग ले रहे थे, करेक्ट, तो इस साइड हम लोग ने कुछ मास ऐड कर दिया, कुछ कर दिया, सो अब इसका सेंटर ऑफ मास ऑफकोर्स मिडल में तो नहीं रहने वाला, सेंटर में नहीं रहने वाला, शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा? ऑफकोर्स जिस तरफ मास है उस तरफ शिफ्ट होगा। सो मास ऑफकोर्स इस तरफ है तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इस तरफ आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई होप सेंटर ऑफ मास का सब चीजें क्लियर है। अभी उसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास is an imaginary point where whole mass of the system or body can be assumed to be concentrated there। वही चीज हम लोग ने ऊपर सीखा। ये जब भी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तभी हम लोग उसके सेंटर पे कुछ एक पॉइंट जिधर भी हम लोग होल पूरे मास का जिधर भी मानते हैं कि अज्यूम हो रहा है वो हमारे सेंटर ऑफ पॉइंट हो जाएगा। अभी ये अज्यूम करना बहुत ईजी है कि किधर होगा उसका सेंटर ऑफ पॉइंट। अभी एक स्फीयर ले लो, करेक्ट, स्फीयर ले लेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग इजीली बता सकते कि उसके सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। करेक्ट, ये चीज अभी कॉमन कॉमन सेंस है। करेक्ट, अभी जब हम लोग ने सेम मास का दो ऑब्जेक्ट्स लिया, अभी उस सिस्टम का हम लोग ने सेंटर ऑफ मास पूछा तो ऑफकोर्स उसके सेंटर पर ही होगा वो दोनों बॉल जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रिंग का भी वैसे ही पूरा रिंग इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो उसका जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा वो एग्जैक्टली सेंटर पे ही आएगा उसके। ये बहुत इजी है समझना भी। अगर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है देन हम लोग बोलेंगे कि सेंटर पर नहीं आएगा या किधर और आएगा। बट जब भी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही आता है। अभी जो ये एग्जांपल लिया इसमें हम लोग ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था मास, हमारा नीचे के साइड में मास ज्यादा था, तो इसकी वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ मास था वो शिफ्ट हो गया किधर, हमारे नीचे की तरफ, जिधर मास ज्यादा होगा। जिधर मास ज्यादा होगा ना वहां पे ही हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ये हम लोग आगे सीखेंगे मोमेंट ऑफ मास में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, अब भी बताया। इट इज ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब ये देखो, ये इसका सिमेट्री आ रहा है, उधर ही इसका पॉइंट है। इसमें भी देखेंगे तो इसका ये सिमेट्री पे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसके भी ये देखो सिमेट्री पर ही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेंटर ऑफ मास लाइज एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री कट ईच अदर। वही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास हमें वो सिमेट्री से हम लोग कट करके देख सकते हैं। करेक्ट, इधर भी देखना, हम लोग ऐसे कट करेंगे तो सिमेट्री पर ही उसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है ना, सिमेट्री पर, सिमेट्री की लाइन पर। सेंटर ऑफ मास इज नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट, ये अब भी बताया। COM and COG एक पॉइंट, हाँ, आर एट द सेम पॉइंट फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। जब भी है ना हमारा COG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे हमारा जिस पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते। करेक्ट, तो फॉर ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, ये रॉड ऐसा रखा है तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ G इक्वल रहेगा। बट वहीं पे हम लोग ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा बहुत लंबा सा, तो यहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल नहीं रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा थोड़ा सा नीचे रहेगा बिकॉज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पे नीचे के साइड पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना, करेक्ट ना। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा थोड़ा सा नीचे होगा देन सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल में होगा पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। सो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट center of mass lies above to center of gravity. Center of mass is a point and position of center of mass depends upon the choice of origin, but real meaning of center of mass independent upon origin। इस पॉइंट को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। सो ये क्या बोल रहा है कि पोजीशन है ना सेंटर ऑफ मास का, वो डिपेंड करता है हमारे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स पे ना वो उस पे डिपेंड करेगा हमारा पोजीशन ना सेंटर ऑफ मास का। बट उस ऑब्जेक्ट पे जो सेंटर ऑफ मास है वो वहां पे ही रहने वाला है। अभी ये हम लोग ने इधर एक रॉड ले लिया, करेक्ट, इसका हमें सेंटर ऑफ मास पता है, उसके सेंटर पर ही रहने वाला है, करेक्ट। बट अभी हम लोग ने जब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग ने फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लिया, करेक्ट, तो इधर से देखा तो इसका R1 जितना पोजीशन वेक्टर आ रहा है सेंटर और इसके ओरिजिन के बीच में, सो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है इसका पोजीशन, वो सेंटर ऑफ मास का। बट वो जो रॉड पे जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वहां पे ही रहने वाला है। लाइंस पढ़ो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमारा जो ये आ रहा है पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है, करेक्ट। अभी ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। सो पोजीशन वेक्टर जो है ना, जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बट सेंटर ऑफ मास जिधर है उधर ही रहने वाला है। देखो तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी हम लोग ने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढा विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वहां वो सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे आया है, तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वहां पे ही रहने वाला है, बस उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकता है, उसका पॉइंट्स पोजीशन बेसिकली चेंज हो सकता है। सो पोजीशन वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड ओरिजिन। ये जो हमारा है वो सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन के बीच का डिफरेंस है, करेक्ट। सो लोकेशन ऑफ सेंटर और मास और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी उस रॉड पे उसके सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। वो तो डेफिनेटली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो, उसके सेंटर पर ही हमें सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा असर्शन रीजन या करेक्ट इनकरेक्ट में आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में यूज कम होगा, बट आपको इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछ लेते, सो यू शुड नो दिस। अभी हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। सो अभी हम लोग ने तीन मासेस ले लिया, m1 m2 एंड m3, एंड इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए, करेक्ट। सो इसका हम लोग को चाहिए इस सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वाइज सेंटर ऑफ मास चाहिए। सो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए। एंड इधर ये जो r वेक्टर है वो डेफिनेटली सिर्फ एक एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। सो हम लोग को ये पूरा लिखने आना चाहिए। एंड कभी कभी आप इधर r1 की जगह पे ये तीनों लिखोगे एंड देन सॉल्व करोगे आई कैप जे कैप के कैप का अलग से तो भी चलेगा, या फिर क्या कर सकते हो, इस आई कैप एक्स एक्सिस के लिए आप पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर वाई एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर जेड एक्सिस के लिए निकालो, एंड देन तीनों साथ में लिख दो, दैट्स ऑल्सो ओके। कैसे भी कर सकते हो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी क्लैरिटी आएगा ही ऑफकोर्स। सो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। क्या आ जाता है, हम लोग को पोजीशन वाइज सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो क्या आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो अभी इधर ये r वेक्टर क्या होता है, अब भी पढ़ा हम लोग ने, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक का डिफरेंस। तो ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग जहाँ पे भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक ओरिजिन मान लेते, फिर उस ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग r1 वेक्टर r2 वेक्टर वगैरह ढूंढते, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इजी हो जाता है। सो हमेशा याद रखना, कभी भी हम लोग को डिस्क्रीट सिस्टम का दिया रहेगा तो हमेशा ओरिजिन ढूंढना है। उस ओरिजिन के बेसिस में हम लोग को दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना, उनका सेंटर ऑफ मास विद द हेल्प ऑफ r वेक्टर ढूंढना है, देन हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। सो ये ओरिजिन और इसका सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस इज आर वेक्टर। ओके, सो ये आर वेक्टर आता है इधर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सो क्या आ जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को एक्सीलरेशन का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या याद रखना है हम लोग को, तीन फॉर्मूलाज ये याद रखना है। एंड हम लोग को याद रखना है ये आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर क्या होता है, जो भी पॉइंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर से उसके ओरिजिन तक का जो डिफरेंस है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, करेक्ट। सो पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा एक ओरिजिन तो हमें चाहिए ही रहेगा। तो क्वेश्चंस हम लोग जब करेंगे तभी हमेशा एक ओरिजिन लेना है, देन उसके सेंटर ऑफ मास तक का हमें पोजीशन वेक्टर ढूंढ के इस फॉर्मूला में डालना है। हम लोग आगे सीखेंगे ऑफ कोर्स। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देन हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं। सो इधर क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढने बोला है, करेक्ट। तो अभी इधर दो ऑब्जेक्ट्स देके रखा है, तो आप डायरेक्टली कैसे अभी निकालोगे, तो हम लोग ने अभी ऊपर बात की कि सेंटर हम लोग को ओरिजिन लेना पड़ेगा। सो अभी हम लोग ने m1 को एज अ ओरिजिन ले लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लो, करेक्ट। सो इसको ओरिजिन मान लिया, तो अभी फॉर्मूला डालते हैं।
क्या आ जाएगा हमारा, सो हमारा जो m1 है वो तो 0 0 पर ही है, करेक्ट। सो इसका क्या आ जाएगा, ये अभी एक ही एक्सिस पर बात हो रहा है। सो इधर हम लोग का ऊपर जैसे नहीं होगा, तीनों एक्सिस पे तो डिपेंड नहीं हो रहा मास, तीनों एक्सिस पे तो नहीं है ना, ऑफकोर्स एक ही एक्सिस पर है, करेक्ट। सो इसका जो 0 पर है ये, तो m इंटू m1 इंटू 0 कर सकते, प्लस इधर आर वेक्टर कुछ है ही नहीं, इधर m1 ही हमारा 0 पे हम लोग ने माना है ओरिजिन, करेक्ट। ये चीज समझो, अगर हमारा ओरिजिन पे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं ना, देन उसका 0 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इधर से पोजीशन वेक्टर बन ही नहीं रहा। बट m2 का क्या हो जाएगा, m2 इंटू ये 0 से, ओरिजिन से हम लोग को हमेशा चेक करना है ना, उस दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन से उसके सेंटर ऑफ मास तक हमें डिस्टेंस जो भी आर है वो ढूंढना है, पोजीशन वेक्टर ढूंढना है, करेक्ट। सो अभी ये ऑलरेडी 0 पे, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर ही 0 हो गया। बट ये जो m2 ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस के दूरी पर है, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऊपर हम लोग ने कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन वेक्टर हम लोग ने ओरिजिन पे रखा ही नहीं था, हम लोग ने ओरिजिन को अलग से माना था, वैसे भी मान सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट को ही हम लोग एज ओरिजिन पे मान लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, इजी होता है सॉल्व करने को। इसलिए हमेशा क्या करना है, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को ही पोजीशन वेक्टर पर, सॉरी ओरिजिन पर मान लेना है एंड देन सॉल्व करना है। सो इधर इसको ओरिजिन माना तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफकोर्स 0 होने वाला है। सो सेकेंड वाले का इस पोजीशन ओरिजिन से चेक करेंगे तो आर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर आर के इक्वल आ रहा है, सो इधर आर कर दिया, सो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं m2 बाय m1 प्लस m2, इधर आर, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी यही सेम चीज को हम लोग ने इधर ओरिजिन माना, m2 को ओरिजिन माना, ना कि m1 को ओरिजिन माना, करेक्ट। सो इधर हमारा ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 दे दो इस इक्वेशन को ना, m1 इंटू ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से माइनस आर डिस्टेंस पे हमारा m2 m1 है, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस आर जितना, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उधर तक का डिस्टेंस इस पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। सो इधर 0 से इधर तक हमारा आर है, तो ये माइनस नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव आर आ जाएगा, प्लस m2 इज इक्वल टू, क्योंकि वो 0 पर ही है तो ओरिजिन पर ही है तो उसको 0 ले लेंगे, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा, माइनस m1r बाय m1 प्लस m2। तो इसको सेकेंड इक्वेशन नाम देते। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर हम लोग को दो सेंटर ऑफ मास आया, बट ये वाला सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वन, मतलब क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, करेक्ट। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास 2, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, करेक्ट। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या, m2r बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1r बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। इधर से ये कट हो जाएगा एंड हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 डिवाइड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 इज इक्वल टू m2r बाय m1r, और r भी कट हो जाएगा। सो इधर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर मास ऑफ 1 इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ 2। सो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ मास। जो मैंने ऊपर बताया था ना मोमेंट ऑफ मास, जिसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि किसका मास ज्यादा है और किसके नजदीक रहेगा सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज इट। अभी इधर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा mx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, बोल सकते हैं,
करेक्ट। सो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना ज्यादा मास उतना कम डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। करेक्ट। सो इसको ग्राफ के वाइज कैसे शो कर सकते हैं, x और m ऐसे कि जब भी हमारा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है बेसिकली, ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास से हम लोग का डिस्टेंस कम है देन हमारा मास ज्यादा है। अगर सेंटर ऑफ मास से हमारा डिस्टेंस ज्यादा है देन हमारा मास ऑफकोर्स कम है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ये चीज प्रूव कर ले रहे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड ये वाला फॉर्मूला इज बहुत इंपॉर्टेंट, 1 सेंटर ऑफ मास 2। अभी जब भी हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं ना, एक डिस्क में से हम लोग ने एक पार्ट निकाल दिया, फिर सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अभी है ना, ये चीज भी क्लियर कर लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो हम लोग ने ऊपर बनाया था m1 m2, करेक्ट, ये r डिस्टेंस था, इस r1 तक हमारा था सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 से था, सेंटर ऑफ मास इस डिस्टेंस पे था। सेकेंड से कितने डिस्टेंस पे था, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 के डिस्टेंस से था। करेक्ट। सो अभी ये इधर से ये इक्वेशन और इजी लगेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। A system consists of mass m and mass m, और ये mass is very very small than greater m वाला. The center of mass of the system is nearer to the bigger m. बहुत क्लियर है, अब भी हम लोग ने पढ़ा ये चीज, जितना मास ज्यादा रहेगा उतना उसका सेंटर ऑफ मास उसके पास रहेगा, सेंटर ऑफ मास उससे बहुत कम डिस्टेंस पे रहेगा। करेक्ट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, नहीं, may lie within, outside, on the surface of the body, हाँ ये हो सकता है। lies always inside the body, नहीं, lies always on the surface of the body, नहीं। so B is the correct option. Next, the center of mass of a body depends on the choice of coordinate system, is independent on the choice of coordinate system, may or may not depend on the choice of coordinate। अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन डिपेंडेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल। अब भी पढ़ा, ये देखो m1 m2 इज इक्वल टू x 1 and x 2, correct? So in inverse ratio of their masses, sorry, उल्टा लिख, so third is the correct option। अब भी पढ़ा, देखो इधर चेक कर लो। so ये क्वेश्चन देखते हैं। A point object of mass m is kept at a into 0 along x-axis, which what mass should be kept at minus 3a 0 so that the center of mass lies at the center। so क्या बोला है हम लोग को, सिर्फ एक्स एक्सिस का बात हो रहा है इधर, और बोला है हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है, एंड हमारा जो एम मास है वो एम मास ए डिस्टेंस पर है कुछ, एंड बोला है कि इधर कुछ मास इसका, जिसका मास एक्चुअल में हमें ढूंढना है वो है -3a, 0 पर। तो ये कैसे ढूंढने का, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। हाँ करते हैं, फॉर्मूला यूज क्या आ जाएगा, m1 इंटू a प्लस m जो हमें ढूंढना है -3a डिवाइड बाय m प्लस ये तो 0 हो गया, सो ये इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते, इसको अभी m ही लिखते हैं, ओके, क्योंकि m ही दिया है ना हमें इधर। सो m3 है, सो a कट, और हमारा ये जो मास है वो किसके, मास बाय ये 3 हो जाएगा। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमें जो क्वेश्चन में दिया बस उसको ऐसा डायग्राम में बनाओ एंड देन इक्वेशन लगाओ एंड विल गेट द आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट, two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vector A and A, correct, respectively. The center of mass of the system
हैज अ पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है हमें, तो क्या आ जाएगा, बहुत इजी है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो m1 कितना है 1 इंटू r1 वेक्टर ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 कितना है 3 kg एंड इसका कितना है -3 i कैप, फिर -2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इज 4। तो इसको सॉल्व करो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इंटू 3 माइनस इसको -9 i कैप -6j कैप प्लस 3k कैप लिख सकते हैं, हाँ, डिवाइड बाय 4। सो इसको -8 i कैप फिर -4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा -2 i कैप -j कैप प्लस k कैप। सो ऑप्शन चेक करो, -2 i कैप -j कैप प्लस k कैप, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, बस आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आपका क्वेश्चन होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। नेक्स्ट, 4 particles of mass m 2m are placed on the 4 corners of a square of side A as shown in the figure. The xy coordinates of the center of mass are. So क्या बोला है हम लोग को, एक मास m इधर है, दूसरा मास हमारा m इधर है, फिर 2m सॉरी इधर 2m है, इधर भी 2m है, करेक्ट। और ये स्क्वायर बना रहा है बेसिकली, इधर a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस के इस पे, ये भी a, ये भी है। सो है ना, ये क्वेश्चन में फर्स्ट तो हम लोग को ओरिजिन चेक करना है। ओरिजिन हमारा ये है, ये वाला पॉइंट है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो है ना, अभी क्या करना है, अभी दूसरे जो पॉइंट्स है ना उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके जगह पे ट्राइंगल आएगा, कुछ भी आए ना, हमेशा क्या करना है, उसका पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है, सो दैट आपको सॉल्विंग ईजी हो, क्योंकि हम लोग को एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स में ही आंसर चाहिए। सो हमेशा कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है। इधर भी देखो, इधर तो हम लोग को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दे के रखा था, करेक्ट। सो कोऑर्डिनेट से बहुत इजी होता है सॉल्व करना। सो अभी इधर क्या आ जाएगा, इस पे y तो 0 रहेगा, x कितना a इंटू 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स पता है ना, x y ऐसे लिखते हैं, अगर z रहेगा तो कॉमा z भी। सो इसका x a पे है, a डिस्टेंस पे है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे तो ये 0 पे, करेक्ट। सेकेंड ये 2m, ये y एक्सिस में है, इसका x एक्सिस में ये वाला है ही नहीं, तो x एक्सिस में ये 0 के इक्वल होगा एंड y एक्सिस में a के इक्वल होगा, सो 0 a, करेक्ट। फिर 2m इधर बीच में है, सो ये x एक्सिस पर भी डिपेंड करेगा एंड y एक्सिस का भी इस पे रेफरेंस आ जाएगा, करेक्ट। सो इस पे x एक्सिस का कितना आएगा, x एक्सिस a एंड y एक्सिस से भी a का, देखो y एक्सिस ये a और x एक्सिस से भी a डिस्टेंस का, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया ना, देन क्या करना है, सॉल्व करना है बहुत इजीली। फर्स्ट हम लोग अभी देखो, इसमें हम लोग ने डायरेक्टली सॉल्व किया, बट इसी चीज को हम लोग अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे, पहले आई कैप के लिए, फिर जे कैप के लिए, फिर के कैप के लिए, वैसे भी कर सकते थे, या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। सो आई सजेस्ट कि इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग से ढूंढना बेहतर होता है, ईजी होता है। सो हम लोग एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास देखते हैं, क्या आ जाएगा, फर्स्ट m मास इंटू 0 है, सेकेंड ये m मास एक्स एक्सिस पे a पे है, प्लस m 2m इधर ये 0 पर है, फिर से y एक्सिस पर है, ये तो x एक्सिस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। थर्ड हमारा 2m a एक्सिस पर है, a एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, x एक्सिस से इसका पोजीशन वेक्टर a है, करेक्ट। सो इनटू a डिवाइड बाय मास, भले इधर 0 होता होगा पर मास में सबको ऐड करना है, कितना m प्लस m 2m प्लस 2m 4m प्लस 2m 6m। सो हमारा क्या आ जाएगा, 0 प्लस m a प्लस 0 प्लस 2m a डिवाइड बाय 6m, तो ये आ जाएगा 3m a प्लस 6m का 3/2, तो a/2 आ गया हमारा x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास। सो a/2 कौन से ऑप्शन में, इन तीन ऑप्शन में, इसमें नहीं है तो कैंसिल ये ऑप्शन। अभी y एक्सिस के लिए ढूंढते सेम चीज। सो y सेंटर ऑफ मास
इसमें ये 0 ही रहेगा स्टार्टिंग वाला, इसमें ये वाला पार्ट 0 रहेगा। इसमें 2m इंटू ए होगा बिकॉज ये इसका एक्स एक्सिस में तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई एक्सिस में ए जितना कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स लिखना आई होप सबको आता होगा बिकॉज ये बहुत बेसिक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं ये सबको आना ही चाहिए। सो 2ma प्लस ये भी 2ma डिवाइड बाय 6m। सो इसको 4ma हो जाएगा डिवाइड बाय 6m हो जाएगा, ये कट, ये 2/3 आ जाएगा हमारा y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास। सो ऑप्शन है, हाँ है, ये देखो इधर है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ रहा है, कोऑर्डिनेट्स लिखना बेसिकली आता रहेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना बहुत डिफिकल्ट होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या करना है हम लोग को, कोऑर्डिनेट्स चेक करना बहुत इजी है। हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस से वो कहाँ कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कौन सा पॉइंट पे वो है। इजी है, बहुत इजी है कोऑर्डिनेट्स लिखना। अभी ये वाला जो 2m था हमारा, इसमें एक्स एक्सिस का कोई भी पार्ट नहीं है तो वो डायरेक्टली उसका x 0 हो गया, y कितना आ गया, a डिस्टेंस ओरिजिन से चेक करना है, करेक्ट। वही इधर m देखो हमारा m क्या है हमारा, इसमें x एक्सिस का कोई भी पार्ट नहीं है, करेक्ट। बट सॉरी, y एक्सिस का कोई भी पार्ट नहीं है, सिर्फ ये x एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा, a इंटू 0, y के जगह पे 0। ये वाला इसमें हम लोग देख पा रहे कि ये ओरिजिन से कुछ ऐसा है, करेक्ट। मतलब ये इसका y एक्सिस वाला पार्ट है, ये इसका x एक्सिस वाला पार्ट है, तो इसको x इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं, x कितना a है, y भी कितना a है। सो वैसे हम लोग को लिखना है हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां पे और क्लैरिटी आ जाएगा। ये mass is non-uniformly distributed on the circumference of a ring of radius a and center of origin and center, यही center of origin है हमारा। let b be the distance of center of mass of the ring from origin। सो क्या बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा वो सेंटर पे नहीं रहेगा, ना तो सरफेस पे रहेगा, करेक्ट। इसके बीच में किधर तो रहेगा। सो जो ये हमारा बी डिस्टेंस है वो बड़ा होगा 0 से, या इक्वल भी हो सकता है, या हमारा जो ये है ए से छोटा होगा जस्ट, करेक्ट। सो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, हाँ बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें इमेजिन करना है। अभी जो इसमें हम लोग ने रिंग वाला सेम चीज किया था, तभी हम लोग ने देखा था कुछ हमारा मास आने की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था नीचे की तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास, तो वहां पे हम लोग ने कैसे किया था वही इधर हम लोग को इमेजिन करके सॉल्व करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, a cricket bat is cut at the location of its center of mass as shown in the figure। इसका सेंटर ऑफ मास इधर था, इसको कट कर दिया। सो अभी ऑप्शंस दिया देखो, द टू पीसेस विल हैव द सेम मास, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लियरली दिख रहा है इसका मास अलग रहेगा देन इसका मास, करेक्ट। द बॉटम पीस विल हैव द लार्जर मास, the handle piece will have the larger mass, the mass of the handles piece is double the mass of bottom piece। ये तो डेफिनेटली नहीं है, इधर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डबल रहेगा मास, करेक्ट। सो डेफिनेटली बॉटम पीस विल हैव द लार्जर मास, इसके वजह से जो बॉटम के नजदीक है इसका सेंटर ऑफ मास, हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था, जिधर हमारा मास ज्यादा रहेगा उधर सेंटर ऑफ मास नजदीक रहेगा, कम रहेगा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। सो इधर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बहुत कम है, सो इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, द बॉटम विल हैव लार्जर मास। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी ये दिखने में लंबा है तो आपको लगेगा कि इसका मास ज्यादा है, बट हम लोग को कंसेप्ट लगाना है, हम लोग को ऐसा अंदाज नहीं लगाना कि क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा, हमें कंसेप्ट लगाना है, ऑलवेज रिमेम्बर। नेक्स्ट, ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया, इधर कोऑर्डिनेट्स दिया, इसको हम लोग -i प्लस 2j लिख सकते हैं, 2i प्लस 4j लिखना है एंड इसको सॉल्व करना है 1 इंटू 1 ये 2 kg प्लस एंड डिवाइड बाय 3 करके, तो विल गेट द कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट, 3 particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are situated at the corners of an equilateral triangle of side B। The xy coordinates respectively for the center of mass of the system of the particle will be। So इधर अभी ट्राइंगल वाला जो मैं बता रही थी क्वेश्चन आएगा, करेक्ट। इसमें क्या बोला है हमारा, इधर 1 kg मास ले लो, इधर 2 kg ले लो एंड इधर 3 kg, करेक्ट। इनका कॉर्नर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये सब साइड बी जितना ही होगा, ये साइड बी, इसका भी लेंथ साइड बी होगा, करेक्ट।
क्या पूछा है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो ये तो ओरिजिन पर है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर ही है सिर्फ, सो बी इंटू जीरो, वाई एक्सिस तो जीरो हो जाएगा, बट ये वाला देखो ये एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है रेफरेंस के लिए। सो इसका एक्स एक्सिस कैसे, ऐसे इस कभी भी है ना ये पॉइंट से ऐसे जोड़ लेने का। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग एक्स और वाई दोनों बता सकते हैं। अभी एक्स एक्सिस ये हो जाएगा हमारा, करेक्ट। सो ये कितना है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा एक्स एक्सिस। अभी वाई एक्सिस हम लोग को ये है, करेक्ट, तो ये कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ, ये अगर b बाई टू है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम लोग इसका वैल्यू ढूंढ सकते तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू जो हम लोग को एक्स लेंथ चाहिए वो, सो आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर बाय फोर, करेक्ट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्या आ जाएगा, रूट थ्री बी बाय टू, सॉरी टू, तो हम लोग को रूट थ्री बी बाय टू मिल गया वाई कोऑर्डिनेट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें भी हम लोग ने यही किया था, देखो ये कोऑर्डिनेट चाहिए था तो हम लोग ने इधर से लाइन मारा, फिर देखा वाई एक्सिस में उसका पार्ट देखा एंड उसका पार्ट एक्स एक्सिस में देखा, सो एक्स एंड वाई उसका उस हिसाब से उसका जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा था ओरिजिन से वो लिख दिया। इधर भी वही किया हम लोग ने देखा कि ये पॉइंट है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना लिया। सो इधर हम लोग एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1 kg जीरो पर है, 2 kg बी पर है, 3 kg बी बाई टू पर है, करेक्ट, डिवाइड बाय 6। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b बाई 3b बाई टू बाई 6, तो इसको 4b 7b बाई 12 लिख सकते हैं। ऑप्शन है क्या, हाँ है, ये दो ऑप्शन, ये एक ऑप्शन कट हो जाएगा, 7b बाई 12 7। अभी वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, तो क्या आ जाएगा, 1 पे तो ये भी जीरो है, प्लस 2 पे जीरो है, 3 पे क्या है हमारा, रूट थ्री बाई टू बी डिवाइड बाय 6, सो इधर 6 बाय टू हो जाएगा ये, सो रूट थ्री बाय फोर आ जाएगा डिवाइड बाय 6, सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 3 रूट थ्री बाय 12, इसको 4 इधर ऑप्शन में कट करके 4 नहीं किया हुआ है, चेक कर लो, इसलिए हम लोग 4 नहीं कर रहे, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर 3 मिसिंग है और इधर 4 कर दिया है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अभी है ना जितना भी हम लोग ने अभी क्वेश्चन किया ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किया था, ये ट्राइंगल ले लो, ये स्क्वायर का ले लो, हम लोग ने पॉइंट ऑब्जेक्ट किया, करेक्ट। अभी जब हमारे पास ऐसा रॉड आ जाता है कुछ लेंथ एल का, सो वहां पे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से ध्यान रखो, इधर भी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, बट कोऑर्डिनेट्स अभी उनके सेंटर ऑफ मास का लेंगे, करेक्ट। इधर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो वही पॉइंट है और वही उसका सेंटर ऑफ मास है, बट हमारा जो कंटिन्यूसली मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पर होता है, करेक्ट। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा, इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा, सो जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है उसको ओरिजिन ले लेंगे, करेक्ट, एंड इसका सेंटर ऑफ मास ये ले लेंगे। इधर क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के हिसाब से l बाई टू और y के हिसाब से जीरो, इधर एक्स एक्सिस के हिसाब से जीरो एंड y के हिसाब से l बाई टू। सो हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट तो इधर l बाई टू फॉर m और इधर तो जीरो, सो ये डिवाइड बाई 2m, करेक्ट, तो इसको mm तो कट l बाय फोर लिख सकते। फिर y एक्सिस के लिए फर्स्ट जीरो एंड देन ये m इंटू एल बाई टू डिवाइड बाई 2m, फिर से तो mm कट एंड l बाय फोर, तो दोनों के लिए l बाय फोर आया, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग के पास 3 रॉड है एंड सेंटर ऑफ मास पूछा है, करेक्ट, दोनों कोऑर्डिनेट्स का। सो इधर भी फिर से इधर ओरिजिन ले लेंगे, चलेगा। फिर इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, l बाई टू जीरो, इसका क्या आ जाएगा, जीरो l बाई टू, एंड इसका क्या आ जाएगा l बाई टू, और y एक्सिस के हिसाब से पूरा l आ जाएगा, ये देखो पूरा l आ जा रहा है, इधर ये x एक्सिस इतना ही और y एक्सिस पूरा l। आई होप कोऑर्डिनेट्स प्लीज सीख लो, नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आगे क्वेश्चंस नहीं बनेगा अगर कोऑर्डिनेट्स अच्छे से नहीं आता है तो, ओके।
सो अभी इसको एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास एंड वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, इसका मास m है L/2 प्लस मास इसमें 0 आ जाएगा प्लस m L/2 डिवाइड बाय 3m। तो ml/2 प्लस ml/2 डिवाइड बाय 3m, ये कितना हो जाएगा, टोटल ml हो जाएगा बाय 3m। तो mm कट और l/3 हमारा x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास है। फिर y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे। सो इसके लिए तो 0, इसके लिए आ जाएगा हमारा m इंटू L/2 प्लस m इंटू L प्रॉपरली फॉर दिस, इसके लिए तो 0 ही होगा, तो डिवाइड बाय 3m। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ml/2 प्लस ml/3m, तो इधर से 2 इधर गया 2, ये आ जाएगा 3ml/6m। सो mm कट, L/2 आ गया y एक्सिस के लिए। सो L/3 L/2 कौन से ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, बाय मिस्टेक कोई भी ऑप्शन टिक कर लो चलेगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग बात करने वाले इज अबाउट शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। सो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मासेस, अगर हमारा ये m1 m2 ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर रहेगा, हम लोग मान रहे, अज्यूम कर रहे। पर जब हम लोग ने इसको, इस ऑब्जेक्ट को डेल्टा x2 जितना शिफ्ट किया इधर, करेक्ट, तो इसके सेंटर ऑफ मास में भी कुछ शिफ्ट आएगा। इसके m1 उधर ही है तो भी सेंटर ऑफ मास में कुछ शिफ्ट आ जाएगा, करेक्ट। तो इस सेंटर ऑफ मास के शिफ्ट को हम लोग डेल्टा s सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। सो क्या हो जाएगा, m1 में कितना डेल्टा x शिफ्ट आया प्लस m2 में कितना डेल्टा x2 शिफ्ट आया डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो कितना शिफ्ट हमारा ओवरऑल सेंटर ऑफ मास में आया वो इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। अगर हमारा जो शिफ्ट है, अगर इधर से हम लोग ने इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, इधर से भी इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो सेंटर ऑफ मास पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो 0 हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2। एंड ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को चेक करना है, ओके। बट इधर शिफ्ट होगा, एक ही साइड शिफ्ट हो रहा है, तो देन तो डेल्टा एक्स ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, तो यहाँ पे डेल्टा x1 तभी 0 ले लेना है बिकॉज m1 में कोई शिफ्ट नहीं आया। तो ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, consider a two particle system with particles having mass m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass, अगर समझो ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास है, इधर से इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया थ्रू अ डिस्टेंस d डिस्टेंस से इसको शिफ्ट किया इधर m1 को, करेक्ट। व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड पार्टिकल बी मूव्ड so as to keep the center of mass at the same position? center of mass को change नहीं करना, delta center of mass is equal to 0, तो क्या आ जाएगा, m1 delta x1 is equal to m2 delta x2। so m1 कितना है, m1 into delta x1 कितना है, d जितना, is equal to हमारा m2, और डेल्टा x2 तो हमें ढूंढना है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना है, तो डेल्टा x2 हमारा आ जाएगा m1d बाय m2। सो है ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिवली आता है, ये PYQ है हमारा, और जेई में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। सो अगर शिफ्ट हुआ है और दोनों का शिफ्ट देके रखा है देन ये इससे करना है, बट अगर हमारा जो मेन शिफ्ट है, जो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट है, वो इक्वल कर दिया देन ये फॉर्मूला लगा के आप कोई भी आंसर ढूंढ सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। अभी हमारा आ जाता है एक अलग टॉपिक, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। सो ये बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग का अगर जो रॉड है उसमें जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मास है या कुछ ऐसा है, या जो लीनियर डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, देन क्या हो जाता है, इस हमारा मास कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग में हो जाएगा, करेक्ट। तो उधर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगा, करेक्ट। तो वो सेंटर ऑफ मास किधर होगा वो ढूंढना पड़ेगा, पर उसको ढूंढने के लिए फर्स्ट हम लोग को चाहिए इस हमारा मास, उस पार्ट का मास कितना है वो हमें चाहिए, तो वो कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। वही एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग मास ढूंढ सके,
किसका, जब हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग का डिस्क है, उसमें से हम लोग ने थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया है, अभी सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ है, तो वहां पे जो मास बच गया उसका मास ढूंढने के लिए हम लोग को एरियल मास डेंसिटी पता होना चाहिए, करेक्ट। और वॉल्यूम क्यों, स्फीयर को वैसे ही कट किया तो वॉल्यूम मास डेंसिटी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम लोग को सिर्फ जब भी चेंजेस आता है, मास में चेंजेस आएगा तो वो ढूंढने के लिए चाहिए। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो लीनियर मास डेंसिटी मतलब हम लोग ये लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हम लोग बेसिकली 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए लीनियर मास डेंसिटी का टर्म यूज करते हैं, जो कि है रॉड या रिंग। बट अगर हमारा जो 2D ऑब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक डिस्क, स्क्वायर प्लेट, उनके लिए आ जाता है इस एरिया मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए आ जाता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, करेक्ट, बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट्स उनके वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स उनके एरिया पे डिपेंड करता है, एंड 1D ऑब्जेक्ट जो रहता है उसका लीनियर जो है, लीनियर जो भी है उस पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। सो लीनियर डेंसिटी का मतलब फर्स्ट तो समझो, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। अभी ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ना, उसको इससे हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये बेसिकली m/l डायरेक्टली किसके लिए आ जाएगा, यूनिफॉर्म रॉड के लिए ही आएगा, बट वरना हम लोग dm/dl लिखते हैं। मतलब क्या, फॉर स्मॉल मास हमारा स्मॉल लेंथ ये है करके, सो वैलिड फॉर ऑल रॉड होता है ये। फिर इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को इससे ना मास का वैल्यू मिलता है, जो कि हम लोग को बेसिकली चाहिए रहता है। अभी जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, उसमें हम लोग को मास का वैल्यू ढूंढने के लिए ही हम लोग इसका लीनियर मास डेंसिटी का यूज करते हैं, बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन में दे देते कि लीनियर मास डेंसिटी हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है। तो इसका फिर हमारे जो फॉर्मूला जो आ जाता है, जब भी कंटिन्यूस बॉडीज के लिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके फॉर्मूला में हमारा डीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएम ढूंढने के लिए हम लोग को फुल ये इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, सो दैट वहां पे यूज होगा। क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, वहां पे क्लैरिटी आएगा। इधर बस समझो हमारा लीनियर मास डेंसिटी क्या है, जहाँ पे 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइक रॉड, रिंग, उनके लिए। एंड हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, वो बेसिकली इस पे आता है, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, वो भी रॉड के लिए ही आता है। PYQs तो एक ही आया, PYQ एक ही आया इसके ऊपर, बट स्टिल हम लोग को समझना बहुत जरूरी होता है ये। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लीनियर मास डेंसिटी इज dm/dl, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा एरिया मास डेंसिटी। सो एरिया मास डेंसिटी किसके लिए होता है, डिस्क के लिए, स्क्वायर प्लेट के लिए, करेक्ट। इसका मतलब क्या, मास पर यूनिट एरिया, करेक्ट। एक यूनिट एरिया में कितना मास है, इधर मास, एरिया मास डेंसिटी, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, करेक्ट, dm/dA। फिर इसमें भी हम लोग को मास, बेसिकली मास ढूंढने के लिए ये हेल्प होता है सिग्मा इंटू डी, जो भी सिग्मा मतलब क्या, हमारा जो डेंसिटी है इंटू डी, जो भी एरिया है उसमें हम लोग उसका मास बता सकते हैं। तो ये किधर यूज होगा, हम लोग के पास है ना एक क्वेश्चन आ जाता है, ये डिस्क ऐसा देके रखा रहेगा आर इसका, एंड बोलेंगे कि हम लोग ने r/2 एरिया वाला डिस्क इसमें से निकाल लिया है। सो अभी ये रिमेनिंग पार्ट है ना, उसका मास ढूंढने को बोलेंगे। सो इसका मास क्या आ जाता है, मास हमारा आ जाएगा डेंसिटी, अगर इसका d1 डेंसिटी है, इसका d2 डेंसिटी है, तो d1 इंटू एरिया क्या है इसका, πr²। बट ये जो निकाला उसका उसका भी डेंसिटी तो इधर सेम ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, इसलिए डेंसिटी तो दोनों जगह सेम रहेगा। सॉरी, मैंने d2 लिख दिया। तो d1 ये क्या आ जाएगा, πr² का 4। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ये हमारा हो जाएगा 3 d πr²/4। सो अभी हम लोग को पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी πr²। सो हम लोग ये फुल इसका मास इतना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट का मास आ जाता है, रिमेनिंग पार्ट का वो क्या आ जाता है, 3/4m, करेक्ट। सो इसके लिए ये रिमेनिंग मास ढूंढने के लिए हम लोग ये करते हैं, फिर इस रिमेनिंग मास से हम लोग सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं। वैसे ही वॉल्यूम मास डेंसिटी हम लोग जब स्फीयर में ऐसा चीज होता है, क्यूब में ऐसा चीज होता है ना, स्फीयर में से हम लोग ने और एक छोटा स्फीयर निकाल लिया, देन उसमें रिमेनिंग मास कितना होगा वो ढूंढने के लिए तभी हम लोग यूज करते हैं इस वॉल्यूम मास डेंसिटी। वहां पे क्या हो जाता है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, मास इज इक्वल टू, ये देखो, मास इज इक्वल टू ये रो इंटू dv, तो इधर हमारा वॉल्यूम आ जाता है,
करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। सो जस्ट आपको पता होना चाहिए लीनियर मास डेंसिटी क्या है, ये इंटू डी एम बाई डी एल, फिर सिग्मा इंटू डी एम बाई डी ए इज एरिया मास डेंसिटी, फिर रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी वी इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। करेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा वॉल्यूम मास डेंसिटी लगेगा, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा एरिया मास डेंसिटी लगेगा। अभी इधर भी नहीं, आगे हम लोग मोशन ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखते हैं ना, तो वहां पे भी हम लोग को सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि एक स्फीयर है, उसमें से हम लोग ने इतना पार्ट निकाल दिया, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उस रिमेनिंग पार्ट का। तो वहां पे भी हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, अगर स्फीयर है तो वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास जो आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, जो भी रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पे। बट अगर हमारा वो 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्क है, तो देन वो डिपेंड करेगा उसके एरिया पे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस के टाइम, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये चीज। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब हमारा जो मास है वो इंक्रीजिंगली, जो मास है वो पूरा थ्रू आउट द रॉड कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा समझो ये एल लेंथ का रॉड है, करेक्ट, और ये हमारा ओरिजिन पे है। हम लोग ने क्या किया, कुछ एक्स लेंथ पे डीएम मास ले लिया, डीएक्स लेंथ का। अभी हम लोग ने सेंटर ऑफ मास इस पार्ट का ढूंढना है। करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास फॉर पोजीशन ये इसका, तो क्या आ जाएगा, एक्स, ओरिजिन से ये करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू एम, जो भी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जितना भी पोजीशन वेक्टर है वो इंटू मास। सो इंटू मास क्या है, डीएम। करेक्ट। तो अभी हम लोग का इधर तो क्या होता था, x1 m1 m2 x2 ऐसा बहुत होता था, बट इधर हम लोग छोटे छोटे पूरा रॉड को, छोटे छोटे मास को सम कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग को पूरे रॉड का x इंटू डी एम मिल जाएगा। उसको हम लोग इससे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम से कर देंगे, तो विल गेट हमारा जो हमारा ये सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा फॉर एक्स, फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। करेक्ट। सो कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हम लोग को ऐसे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, और इधर जो ये डीएम है ना, वो विद द हेल्प ऑफ दिस, हम लोग ने जो इधर सीखा है ना, उसके हेल्प से हम लोग को डीएम ढूंढना है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं इसको थोड़ा सा। अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद वन एंड एट ओरिजिन। ओके, if the length of rod is L and its linear mass density is proportional to x, then find the distance of its center of mass from the origin. So क्या देके रखा है, हमारे पास कुछ L लेंथ का रॉड है एंड ओरिजिन पे है, करेक्ट, और बोला है कि हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी है वो तो प्रोपोर्शनल है x के, और हमें बोला है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं, बहुत इजी है, x dm बाय dm। करेक्ट। सो इधर हमारा x और dm का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, इससे। करेक्ट। सो dm इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा x, इस dl को हम लोग dx भी मान सकते हैं, पूरे लेंथ को हाँ मान सकते हैं, सो dx मान लिया। करेक्ट। सो अभी dm के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो x डॉट x dx डिवाइड बाय x dx। सो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड नीचे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा, एक्स 3/3, एंड नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक ही बचेगा, तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 2x/3। करेक्ट। इस x को 0 से l तक हम लोग अगर लिमिट्स डाल दे, 0 से l तक, ओरिजिन से हमारा पूरा हम लोग को मास चाहिए ना लास्ट तक, उसके बीच का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो 0 से l डालना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2l/3 आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। मतलब हमारा l/2 मतलब हाफ एंड l मतलब कंप्लीट, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा, बिकॉज उसका मास जो है वो इंक्रीजिंग है थ्रू आउट, इससे हम लोग समझ सकते हैं। करेक्ट। तो ये भी इमेजिन करो, अच्छे से समझ सक रहे हो इससे कि हमारा जो 2l/3 क्या हो जाएगा, 2 सॉरी क्या 0.67 आ जाता है कुछ वैल्यू। करेक्ट।
सो इधर हमारा 0.5 वैल्यू है, इधर हमारा पूरा 1 आ जाता है, तो 0.6 पे हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा है, मतलब मास इंक्रीजिंग है और जिस साइड इंक्रीजिंग मास होता है उसके नजदीक होता है हमारे सेंटर ऑफ मास, तो इधर से ये भी चीज प्रूव हो रहा है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमेशा कभी भी हमारा लीनियर डेंसिटी कभी भी प्रोपोर्शनल रहेगा ना किसी चीज से, देन हम लोग को उसको कंटिन्यूस बॉडी एज अ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड बेसिकली हम लोग को रॉड के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। एंड जो एरिया वाला डेंसिटी पढ़ा, वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ा ना, उस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें क्या वो कट करके कितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं। सो वो भी हम लोग देखेंगे ये आगे। बट लीनियर मास डेंसिटी पे ये टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको अच्छे से करना है, बिकॉज पीवाईक्यू में 1 या 2 बार आया है, उससे ज्यादा बार नहीं आया है, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज एज ये, then the position of center of gravity of the rod is, मतलब center of mass ही पूछ रहे बेसिकली, तो क्या आ जाएगा dm is equal to dl, so ये आ जाएगा 2x plus dx, करेक्ट। तो फॉर्मूला में डालो x 2 plus x dx डिवाइड बाय 2 plus x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले अंदर ब्रैकेट में डाल देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2/2 कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 एंड नीचे आ जाएगा 2x प्लस इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। एंड लिमिट्स भी है हमारे पास 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, पूरे लेंथ के रॉड तक लेना पड़ेगा तभी हम लोग सेंटर ऑफ मास ढूंढ पाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा 9 प्लस 9, नीचे आ जाएगा 3, 6 प्लस 9/2, सो ये इधर 12 आ जाएगा 18, 12 प्लस 9 इज 21, तो 21 डिवाइड बाय 2, 2 को ऊपर भेज दो, तो इसको हम लोग 7 और इसको 6, 7 and 3 6 तो 12/7 आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, a rod of length is 3 meter and its mass acting per unit length is directly proportional to x from one of its end। ये सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 3 और हमारा l क्या था 3, तो 3 3 का 2 आ गया हमारा आंसर। सो बेसिकली जब भी हम लोग को है ना मोस्टली क्वेश्चंस में प्रोपोर्शनल टू x ही देते, तो 2 l/3 याद रखना, हमारा सेंटर ऑफ मास आता है उस केस में। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। Half of the uniform rectangular plate of length L is made up of material of density d1 and other half with density d2. The perpendicular distance of mass from AB is, perpendicular distance of mass मतलब center of mass पूछ रहे और ये हमारा पूरा लेंथ L दे के रखा है, करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में ना मतलब बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट डेंसिटी को देख के। सो डेंसिटी को देख के इधर कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे भले ही डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, तो वो सब लोग एरियल मास डेंसिटी से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। हाँ, उधर कनेक्ट करना है, बट हमारा जो सेंटर ऑफ मास का आंसर है ना, वो हमारे नॉर्मल फॉर्मूला से ही आने वाला है। वो कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 हमारा जो भी x1 प्लस m2 x2, m1 प्लस x2, करेक्ट। और हम लोग का m1 जो भी है dm इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा जो कि डेंसिटी होता है dA करके। सो m1 का वैल्यू बहुत इजीली इससे मिल सकता है। क्या आ जाएगा हमारा m1 का वैल्यू, d1 l/2 का स्क्वायर, करेक्ट। m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, d2 l/2 का स्क्वायर, करेक्ट। हम लोग ये क्या किया, एरिया l/2 क्या है, इसका एरिया ऐसे ही निकालते हैं ना, पता है, ये चीज तो पता होगा, करेक्ट। अभी इधर हम लोग को m1 m2 मिल गया, बट x1 x2 कहाँ से लाएंगे, बहुत इजी। ऐसे जब भी हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, 2D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना, तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट से ही हम लोग इजीली ढूंढ सकते। कैसे ढूंढेंगे, इधर हम लोग इसके सेंटर को ओरिजिन मान ले तो चलेगा। फिर इधर से एक लाइन ऐसे खींच दो। अभी ये जो d1 डेंसिटी वाला रेक्टेंगल है, उसका तो सेंटर ऑफ मास इधर ही रहेगा, बीच में किधर, करेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा, l/4 0 जितना। फिर d2 वाले डेंसिटी वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास भी मिडल में ही रहने वाला है, करेक्ट। इन दोनों के वजह से सेंटर ऑफ मास किधर और रहेगा,
ये इधर रह सकता है या इधर रह सकता है, बट हमारा जो अगर सेंटर ऑफ मास इसके वजह से सिर्फ इधर ही रहेगा, करेक्ट क्या आ जाएगा 3L/4। तो अब इसको सॉल्व करते तो XCOM इज इक्वल टू M1 कितना है हमारा D1 L/2 का स्क्वायर इंटू L/4 प्लस D2 L/2 का स्क्वायर 3L/4 डिवाइड बाय D1 L/2 का स्क्वायर प्लस D2 L/2 का स्क्वायर। तो L/2 का स्क्वायर कट कर सकते हम लोग, कर सकते तो क्या आ जाएगा D1 इधर से प्लस 3D2 डिवाइड बाय D1 प्लस D2 और ब्रैकेट में आ जाएगा L/4। करेक्ट, तो ऑप्शन है चेक करो, हाँ है, देखो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कभी भी हमारे पास जब फर्स्ट केस क्या था, जब लीनियर डेंसिटी में हमारा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या किसी भी एक्स का टर्म से प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, जो हमारा मास है वो इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द एंड, तो वहां पे हमारा विद द हेल्प ऑफ लीनियर मास डेंसिटी हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वहां पे ही हमारा इंटीग्रेशन आने वाला है। ये एरियल मास डेंसिटी आ गया, वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करते हैं, वहां का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जो नॉर्मल ये फॉर्मूला है ना, उससे ही यूज करके हमें आंसर लाना है, बस हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, तब भी जाके सॉल्व होगा। ओके, जैसे रॉड में हम लोग ने किया था, जब यूनिफॉर्मली इक्वल मास था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था थ्रू आउट द रॉड में, जो वो 3 रॉड वाला क्वेश्चन किया था, 2 रॉड वाला क्वेश्चन किया था, वैसे इधर भी है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और एक क्वेश्चन करते, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज D, a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint इधर shown in the figure. Locate the center of mass of the combination assuming the same mass per unit area. दोनों में हमारा जो डेंसिटी है उसको सेम मान के हमें आंसर करने बोल रहे हैं ये, करेक्ट। सो इधर हम लोग, मुझे ये चीज बताओ कि हमारा सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सर्कल में होगा, एग्जैक्टली सेंटर में होगा, या स्क्वायर में होगा? ऑफकोर्स स्क्वायर में होगा, बिकॉज इधर देखो ये स्क्वायर बनेगा तो ये वाले साइड वाला जो पार्ट नहीं है, मिसिंग है, वो इसमें है, जिसके वजह से इधर का मास हमारा बढ़ जाता है। जिधर मास ज्यादा उधर सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास मोस्टली इधर रहेगा हमारा, करेक्ट। तो अभी हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हमारा इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली सेंटर में रहने वाला है, इसको हम लोग डायरेक्टली 0 0 कर दे, क्या कर सकते हैं? और इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑफकोर्स एग्जैक्टली मिडल में रहेगा। तो अभी मुझे बताओ, इधर से हमारा डिस्टेंस D/2 है, D/2 है, क्योंकि ये पूरा डायमीटर, ये D/2 और ये D/2, तो इधर से इधर का डिस्टेंस इज D, करेक्ट। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, हमारा डेंसिटी इस बार क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सर्कल और स्क्वायर तो दोनों सेम है, करेक्ट। सो D ही लिखेंगे क्योंकि इधर ऑप्शंस क्लियर नहीं है, इसके वजह से तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर इज फर्स्ट तो ये, फिर M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, करेक्ट। सो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, M1 को अगर स्क्वायर माना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इज पाई, सॉरी, D स्क्वायर, डेंसिटी का D, इसको सिग्मा ले लेते हैं D स्क्वायर, और M2 को सिग्मा पाई D/2 का स्क्वायर मतलब 4, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी सॉल्व करते हैं, M1 क्या है हमारा D स्क्वायर इंटू D डिफरेंस पर है, करेक्ट, प्लस M2 तो ये 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा ये D, करेक्ट। कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। अभी हमारा ऑप्शंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इधर,
बट आंसर कुछ इसके क्लोज होगा। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल ऑन। अगर ये वाला पार्ट था तभी तो सेंटर पे था, जब ये वाला पार्ट निकल गया तो किस साइड हमारा मास ज्यादा है और इस साइड नहीं है, इस साइड नहीं है और इस साइड मास है, तो हमारा जो भी रहेगा सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। करेक्ट। तो ओ ए बोल सकते, बोल सकते। नेक्स्ट, फ्रॉम अ from a uniform circular disk of mass m and radius r, a small circular disk of r2 is removed in such a way that both have a common tangent. Find the distance of center of mass of remaining part from the center of original disk. तो ये फर्स्ट हमारा ओरिजिनल डिस्क था जिसका मास था m, जिसके पास रेडियस था r के इक्वल। फिर क्या हुआ कि इसमें से रिमेनिंग पार्ट जो था ना, इसमें से r/2 रेडियस का पार्ट निकाल दिया, मतलब बेसिकली इतना पार्ट निकाल दिया। r/2 रेडियस मतलब r डायामीटर है उस सर्कल का। करेक्ट। सो r/2 और उनका कॉमन टेंजेंट है, मतलब सेंटर से ही जा रहा है, बेसिकली कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये साथ में एक। करेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अभी रिमेनिंग पार्ट का हमें बोला है कि सेंटर ऑफ मास निकालो। करेक्ट। शिफ्ट कितना हुआ बेसिकली वो पूछ रहे। सो ये वाले मास का ये अभी हमारा डिस्क क्या हो जाता है, एरियल मास डेंसिटी। करेक्ट। तो इधर इसका फर्स्ट तो हम लोग को मास ढूंढना, इसका मास कितना था, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर जितना, एंड ये जो छोटा सा डिस्क है एम ऐसा ले लो, इसका डेंसिटी तो ऑफकोर्स इक्वल ही रहने वाला है बिकॉज सेम ही ऑब्जेक्ट में से वो पार्ट निकाला हुआ है। करेक्ट। बट इसका ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। करेक्ट। सो हमारा m इज इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। सो हमारा मास ये है, तो रिमेनिंग पार्ट का मास क्या होने वाला है, हमारे रिमेनिंग पार्ट का मास इज m माइनस m डैश। सो m माइनस m/4 कितना आ जाएगा, 3m/4। करेक्ट। अभी हम लोग को मास मिल गया। करेक्ट। अभी हम लोग ढूंढेंगे इसका कितना सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आया है। कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। देखो जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। इसके हेल्प से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो इसके लिए फर्स्ट हम लोग को एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो इसके सेंटर को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, अभी ये वाले ऑब्जेक्ट का ये जो निकाला है ना, ये वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, m/4, एंड इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, ओरिजिन से इसके सेंटर पे r/2 जितना। करेक्ट। फिर m2 कितना है हमारा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 3m/4। करेक्ट। एंड इसका कुछ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ x डिस्टेंस जितना, तो x लिख लो सिर्फ। करेक्ट। सो इसको सॉल्व करेंगे, mm कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा। सो हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा r/6। सो इधर से r/6 पर हमारा होगा सेंटर ऑफ मास फॉर द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट। बट बहुत जन इसको बहुत डिफिकल्ट कर देते, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर से ये पूरा समझते। ये हमारा हो गया डिस्क, इसके सेंटर को हम लोग ने मान लिया ओरिजिन। इधर से हम लोग ने एक जो निकाला था उसका रेडियस था r/2 जितना। करेक्ट। अभी हमारे पास इसका मास है, इसका भी मास है, एंड ये रिमेनिंग पार्ट का भी मास है। करेक्ट। तो अभी विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 करेंगे, जैसे हम लोग ने वहां पे किया था। इधर दो मास था हमारा, इधर से x1 डिस्टेंस पे ये था, इसका इधर से सेंटर ऑफ मास निकाला तो x2 डिस्टेंस पे ये था। करेक्ट। इधर भी हम लोग वही कर रहे, इसका जो रियल सेंटर ऑफ मास था पूरे डिस्क का, उधर ओरिजिन ले रहे एंड उसके हेल्प से उस रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास तक पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, उस जो पार्ट निकाल दिया उसके उधर तक सेंटर ऑफ मास बना रहे हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, और उस
उसके साथ पोजीशन वेक्टर बनाने के साथ हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ ले रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो m1x1 इज इक्वल टू m2x2 कर दो। फिर m1 किसका रिमेनिंग ये जो कट आउट पार्ट है ना उसका लेंगे m/4, और इसका ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास किधर है, r/2 पर है। फिर हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 3m/4, एंड इसका हमें ये चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास कुछ इधर रहेगा, करेक्ट। सो इधर हम लोग x डिस्टेंस मान लेते हैं इंटू x। सो इधर m/4 कट, और हमारा x आ गया इज इक्वल टू r/6। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा। A circular portion of radius r/4 has been removed from the uniform disk। इधर अभी r/2 नहीं, r/4 जितना ही पार्ट निकाला है। फिर क्या बोला है, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क इज। सो फर्स्ट इसका कितना मास था, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होगा, m डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 16। सो इसको इधर हमारा ऑफकोर्स डेंसिटी भी लिख दो। सो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ये क्या हो जाएगा, m/16 जितना ही है इसका पार्ट, करेक्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। रिमेनिंग m माइनस m डैश क्या आ जाता है, m माइनस m/16। सो ये कितना आ जाएगा, 15m/16। अभी बहुत इजी है, इसको ओरिजिन मान लो a पॉइंट को। अभी इससे हम लोग इधर तक का सेंटर ऑफ मास एंड इधर तक का सेंटर ऑफ मास को अज्यूम करेंगे एंड विल गेट द आंसर, करेक्ट। सो m1x1 इज इक्वल टू m2x2। मैंने बोला था ना ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। m1 हमारा जो ये वाला कट आउट पार्ट है उसका, तो m/16 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, ओरिजिन से इधर, ये r/4 है। सो ये पूरा इज r/2, ये r/2, r/2 प्लस r/4 कितना हो जाता है, 3r/4। तो 3r/4 इज इक्वल टू m2 कितना है हमारा, 15m इंटू 16x, क्योंकि x इधर कुछ शिफ्ट होगा। सो इधर से m/16 कट, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 3r/4 इंटू 15। सो ये कट होके आ जाएगा 5। सो x का वैल्यू आ जाएगा r/20, करेक्ट। अभी r/20 कौन से, टू द लेफ्ट ऑफ द a, r/12 तो नहीं है, r/20 टू द लेफ्ट ऑफ a हो जाएगा, टू द राइट ऑफ a तो ये है, टू द लेफ्ट ऑफ a, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी। एंड इसके जगह अगर आपको स्पीयर दे दे तो स्पीयर दे देंगे तो वहां पे आपको एरिया नहीं निकालना, वहां पे आपको वॉल्यूम निकाल के सॉल्व करना है ये चीज। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वॉल्यूम निकाल देंगे, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही वो करना है, जस्ट यहाँ पे r³ आ जाता है, वो पाई हमारा जो फॉर्मूला है 4/3 पाई r³ वॉल्यूम का, वो आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग का बेसिकली जो पोजीशन वाइज सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन आता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझा होगा, बिकॉज इसमें समझना इस 2-3 फॉर्मूला एंड क्वेश्चन में अलग अलग जो चीज आ जाती है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट्स लगाना, एरियल डेंसिटी वाली चीजें जो अब इस कट रिमेनिंग पार्ट वाले का सेंटर ऑफ मास। बट जैसे जैसे जितना क्वेश्चंस कराया है वो अच्छे से समझो, वो कैसे किए हैं वो समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एग्जाम में सब क्वेश्चन सही हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग इधर एक थोड़े वेलोसिटी एक्सेलरेशन के या सेंटर ऑफ मास पूछते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, एंड देन 5-6 जो ऑब्जेक्ट्स है जिनका सेंटर ऑफ मास हमें बाय हार्ट होना चाहिए वो करते हैं। ओके, सो ये two particles of mass 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with speed of 2 meter per second and 6 meter per second respectively on a smooth horizontal surface. The speed of center of mass of the system is. So हमें स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है COM V ऑफ। सो इसमें भी वही करना है, मास m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। So 1 into V1 is 2 plus 0.5 half into 6 divide by 1.5 that is 3/2. So क्या आ जाएगा 2 plus 3 3/2, ये आ जाएगा 5 into 2/3, so 10/3 is our correct answer. So A is the correct option. Direct formula based. Next, 3 particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are subjected to force इतना फोर्सेस दे के रखा है रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज।
सो इधर हम लोग को ना फोर्स दे के रखा है, हम लोग को ये नहीं दे के रखा, हमारा एक्सिलरेशन नहीं दे के रखा, तो क्या आ जाएगा, इसको फोर्स बाय मास करेंगे तभी हमें एक्सिलरेशन मिलेगा। तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 कर दो डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो ये आप खुद कर लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क। नेक्स्ट, if the system is released then the acceleration of the center of mass of the system is, so है ना, इधर हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है। क्या आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g, करेक्ट। सो सॉल्व करो इसको, m1 कितना है 5 माइनस 3 बाय 8 आ जाएगा इंटू 10, सो क्या आ जाएगा 20 बाय 8 दैट इज 10 बाय 4 दैट इज 2.5। सो अभी इसका एक्सिलरेशन कैसे लिखेंगे, ए सेंटर ऑफ मास कैसे आ जाएगा, m1 कितना है 5 इंटू इस डायरेक्शन में जा रहा है डाउनवर्ड्स, तो माइनस ले लेंगे 2.5 प्लस 3 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 8, सो कितना आ जाएगा 1.25 माइनस प्लस 7.5 डिवाइड बाय 8, करेक्ट। सो है ना, इधर हम लोग का 10 का वैल्यू यूज ही नहीं किया इन लोग ने, सो हम लोग भी नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जी ऑप्शन में दिख रहा है ना। सो क्या आ जाएगा हमारा 2 बाय 8 इंटू जी, सो जी बाय 4, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं अभी एक्सिलरेशन का, सो माइनस 5g बाय 4 प्लस 3g बाय 4 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2g बाय 4 डिवाइड बाय 8, ये कट, सो आ जाएगा g बाय 16 आ जाएगा हमारा, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, a ball of mass m is thrown upward and another ball of same mass is thrown downward so as to move freely under gravity. The acceleration of center of mass is, so एक बॉल को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, पर इसका ग्रेविटेशन तो नीचे ही लग रहा है। फिर सेकेंड बॉल को नीचे फेंका, तो इसका ग्रेविटेशन भी नीचे ही लग रहा है ऑफ कोर्स, सो इसको डायरेक्टली m g प्लस एम जी इज इक्वल टू m प्लस m कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2mg प्लस 2m, तो 2m कट और g आ गया, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना g का, भले ऊपर फेंका नीचे फेंका। Two blocks of mass 5 kg and 2 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless surface. An impulse provides a velocity of 7 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of mass is. So क्या बोला है, हम लोग को दो ब्लॉक रखा है, उनको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, एंड एक प्रोवाइड्स अ इम्पल्स ऑफ 7 हेवियर ऑब्जेक्ट को 7 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दिया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। लाइटर ब्लॉक आगे रखा है, इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 2 kg को तो कोई नहीं है, तो 0 डिवाइड बाय 7, 5 प्लस 2 7, करेक्ट, तो आ जाएगा 35 बाय 7, सो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो आई होप आप सबको ये एक्सिलरेशन वेलोसिटी पे जो क्वेश्चंस आए हैं सेंटर ऑफ मास का, वो अच्छे से समझ गया रहेगा। अभी हम लोग ये थोड़े से जो हम लोग को याद रखने पड़ते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स का हम लोग को सेंटर ऑफ मास जो याद रखना पड़ता है, देखो हाफ रिंग 2r बाय पाई, हाफ डिस्क 4r बाय 3 पाई, hollow hemisphere r by 2, solid hemisphere 3r by 8, hollow cone h by 3, solid cone h by 4। सो ये कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने कोलिजन में बताया था, आपको एक छोटे से चिट में ये चारों पांचों चीजें लिख के रखना है, एंड जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या आप किधर बाहर हो टाइम पास कर रहे हो, तभी जस्ट पॉकेट में से निकालो, वो एक बार रीड करो उस पूरे जो भी हमारा चीट रहेगा, एंड
ऐसे याद रह जाता है, एंड क्वेश्चन आया तो तभी आप रिवाइज करते हो, तभी याद रह जाता है। सो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस का बात नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो याद रह ही जाएगा। ओके, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, एंड उसमें हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन किया। एंड इधर है ना, हम लोग के पास जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नीट में आ सकता था ना, वो सब हम लोग ने किया है, या नीट में आ चुका है, वो सब क्वेश्चंस हम लोग ने किया है। जस्ट आपको क्या करना है, एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करो, और जो भी मतलब पीवाईक्यूज हम लोग ऑलमोस्ट कवर करते हैं, बट जितने भी पीवाईक्यूज नहीं किए हुए कवर, तो आपके पास बुक्स रहेगा, बुक्स में से और क्वेश्चंस करो और प्रैक्टिस करो, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि जो चीज़ हम लोग ने सीखा है, जितने क्वेश्चंस हम लोग ने किए हैं, उसमें से ही सब है कि नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें उसमें से ही है, उसमें से एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। जस्ट आपको जो कंसेप्ट सिखाया है, जो क्वेश्चंस करने के टाइम टेक्निक सिखाया है, वो याद रखना है एंड सॉल्व करना है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्लीज अच्छे से समझें, कुछ भी डाउट है तो प्लीज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हो या डीएम करो इंस्टा पर किधर से भी डाउट क्लियर करवाओ, ताकि आपको इजी पड़े समझने में और ज्यादा। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।